ट्वेल्थ के बाद का जो टाइम होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि इस वक्त स्टूडेंट्स को डिसाइड करना होता है कि अब उसको किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में, पर्टिकुलर किसी कॉलेज में जाना है। ट्वेल्थ के बाद जो भी उसकी आगे की एजुकेशन होती है उसको ज़्यादातर कैरियर कोर्स कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद ही प्लस टू के बाद ही स्टूडेंट्स का कैरियर डिसाइड होता है कि उसका कैरियर किस तरीके से आगे जाएगा। उसको उस वक्त डिसाइड करना होता है कि वो कौन सी ब्रांच लेगा, कंप्यूटर्स में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, सिविल में जाना है, मैकेनिकल में जाना है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके पास आफ्टर ट्वेल्थ, जैसे ही ट्वेल्थ के एग्ज़ाम कंप्लीट होते हैं तो सब पेरेंट्स के पास और स्टूडेंट्स के पास सबसे मेन कंसर्न ये आता है कि अब उसको क्या आगे करना है, कौन से कॉलेज में उसको एडमिशन लेना है। तो किसी भी कॉलेज को चूज़ करने के लिए मैंने 10 पॉइंट्स का एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स को डिसाइड करना है एक अच्छे कॉलेज को कैसे चूज़ करें, तो उसको कॉलेज को चूज़ करने के लिए मैं एक आपको 10 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। उन 10 पॉइंट्स के बिहाफ पर आप एक डिसाइड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में एक टेबल का एक लिंक है, आप उसको डाउनलोड करके उस शीट को फिल कर सकते हैं। मेरा नाम विकास बंसल है। मैं पिछले 14-15 साल से इंजीनियरिंग कॉलेजेस और स्कूल्स को एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, और काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हमारा ERP सिस्टम चलता है। तो दिल्ली NCR के साथ साथ नॉर्थ इंडिया के मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेजों में मैं विजिट कर चुका हूँ। मैं ज़्यादातर डायरेक्टर्स, चेयरमैन, ओनर्स, मैनेजमेंट्स, फैकल्टी, HODs से मैं मिला हूँ ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, और भी डिफरेंट क्राइटेरियाज के लिए मैं उनसे मिलता रहता हूँ। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं 10 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। इन पॉइंट्स को डिसाइड करके आप देख सकते हैं कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। मेरे लिए जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है कि आपका बजट क्या है। कि अगर आपके बजट की कोई लिमिट नहीं है तो कॉलेजेस में फैसिलिटीज़ की भी कोई लिमिट नहीं है। आपको एक बजट के अंदर, अगर किसी पेरेंट्स के पास इतना फंड्स नहीं हैं तो उसको एक ऐसा कॉलेज चूज़ करना होगा जो उसके नियर बाई हो, उसकी जो फीस है वो अफोर्डेबल हो और गवर्नमेंट से अप्रूवल हो, बैंक लोन वगैरह की उनको फैसिलिटी मिल जाए। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैं कहूँगा कि आपके पेरेंट्स का बजट रहता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग तरह के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। जो कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस में है। लोएस्ट जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनकी फ़ीस 55,000 रुपीज़ से स्टार्ट होकर पर ईयर, और ये वेरी करती है लगभग 3 to 4 लाख रुपीज़ पर एनम तक ये जाती है। तो आपको ये सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा बच्चे को कि उसको कितनी फ़ीस में भरना। जो सेकंड पॉइंट होता है वो होता है आपका कोर्स। बच्चे का इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में होता है उसको वो कोर्स देखना है कि वो कोर्स किन किन कॉलेजेस में अवेलेबल है। अगर कोई स्टूडेंट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बनना चाहता है और लेकिन वो ऑटोमोबाइल का कोर्स ही उस पर्टिकुलर कॉलेज में नहीं है जो उसके बाकी सारे क्राइटेरिया पर फिट बैठ रहा है, कॉलेजेस की जो लिस्ट है उसको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए जो सेकंड पॉइंट होगा वो होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर कोर्स उस कैंपस में अवेलेबल है या नहीं है। जी, या जिन कैंपस में वो कोर्स अवेलेबल है जिसमें वो एडमिशन लेना चाहता है। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई कोर्स ही नहीं पता है कि वो कैसे चूज़ करें, उसके लिए वो मेरी अलग अलग वीडियो देखें। अभी इस वीडियो में तो हम ये बता रहे हैं कि उसको स्टूडेंट्स को सबसे पहले वो कोर्स देखना है कि किन किन स्ट्रीम्स में अवेलेबल है। थर्ड थिंग जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो मैटर करती है लोकेशन। उस कैंपस की लोकेशन क्या है। आपकी फैमिली की कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, या आप हॉस्टल में नहीं जाना चाहते, या ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं यूज़ करना चाहते, या आप ऐसा कोई कॉलेज ढूंढना चाह रहे हैं कि जो आपके घर के पास हो, या आपके कहीं कोई फेवरेट लोकेशन है कि आपको दिल्ली NCR से ही इंजीनियरिंग करना है, या आपको साउथ में बेंगलोर से ही इंजीनियरिंग करना है, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि उस कैंपस की लोकेशन क्या है। वो कैंपस की भी एक लिस्ट बनानी चाहिए जो आपके रीच में हो, जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आपको इसका भी कोई ज़्यादा आइडिया नहीं कि तो हाउ टू चूज़ अ लोकेशन, उसके लिए भी आप हमारी डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक होगा, वो आपको मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करता है कि हु इज़ द ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वहाँ की फैकल्टी कैसी है, स्टाफ कैसा है। तो ये एक क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। फिर उसके साथ साथ अप्रूवल, वो कौन सी यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है, AICTE से वो अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर ये सारे क्राइटेरिया फॉलो कर दें तो उनके हिसाब से आप उनको एक स्कोरिंग दे सकते हैं। ठीक है, आपको प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना है या गवर्नमेंट अप्रूव्ड किसी यूनिवर्सिटी के अंडर, किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, तो वो सारी फैसिलिटी उसके ऊपर मैटर। उससे अगला जो क्राइटेरिया है जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्लेसमेंट। क्योंकि अगर किसी इंस्टीट्यूशन की प्लेसमेंट अच्छी है, नंबर ऑफ़ कंपनीज कितनी विजिट्स करती हैं, मैक्सिमम एवरेज प्लेसमेंट पैकेज क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की कितनी हायरिंग होती है, तो ये जो फैक्टर है ये भी बहुत मैटर करता है। एक
इंस्टीट्यूशंस में हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनका तो 100% प्लेसमेंट हो ही जाता है, चाहे वो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हो। लेकिन जो एक एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट्स है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन उनका भी बच्चों का भी प्लेसमेंट करवा रहा है, तो मैं ऐसे कॉलेज को रेकमेंड करूँगा कि आपको ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए जहाँ पर एवरेज स्टूडेंट्स को भी एक अच्छी प्लेसमेंट की श्योरिटी हो। क्योंकि अगर आपके पास पास आउट होते ही अगर आपके पास एक जॉब ऑफर आपके हाथ में है, आपको एक मिनिमम 15-20-25 हज़ार वट जो भी द मिनिमम एक सैलरी आपकी लगे, तो आप अपने कैरियर में एक बड़ा लेवल अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आप पास आउट हो गए हैं और आपके पास जॉब्स नहीं है, तो फिर अक्सर क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स मार्केट में जाते हैं फिर उनको वो ही जॉब करनी पड़ती है जो उनको मिल जाती है, चाहे वो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, नॉन इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो मैं स्टूडेंट्स को जब भी कोई कॉलेज चूज़ करना है तो उसमें प्लेसमेंट उस कैंपस की कितनी है, उससे अगला क्राइटेरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उस कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ क्या हैं, कितनी लैब्स हैं, कितनी लैब इक्विपमेंट्स है। क्योंकि एक स्टूडेंट्स को लगभग 4 साल एक कॉलेज में स्पेंड करना है, ये उसकी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। जो 4 साल बीतेंगे उसको याद रहेंगे। तो ये जो 4 साल हैं ये एक अच्छा होना चाहिए। अगर उस कैंपस में हॉस्टल नहीं है, आप वहाँ पर रह नहीं पाओगे। अगर वहाँ पे खाना अच्छा नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आपने कोई एक दूसरा कॉलेज कोई अपने बजट के अकॉर्डिंग बाकी सभी क्राइटेरिया भी फुलफिल है, तो आप वहाँ पे 4 साल सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो आप रह ही नहीं पाओगे। तो फिर इन सब का कोई लॉजिक नहीं रहेगा। आप बीच एजुकेशन में छोड़ के चले जाएंगे तो भी वो एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं होगा। 8वां क्राइटेरिया वो फैसिलिटीज़ का। फैसिलिटीज़ में भी आगे आप फर्दर कई सारे चार्ट्स बना सकते हैं। वहाँ पर लैब्स की फैसिलिटीज़ कितनी है, इंटरनेट है नहीं है, सेमिनार वर्कशॉप और कितने तरह के वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, स्टूडेंट्स को कुछ नया सीखने को मिलता है नहीं मिलता है, गेस्ट फैकल्टीज़ कितनी आ रही हैं, इवेंट्स कितना हो रहा है, भी इतने सारे क्राइटेरियाज़ को मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ। फिर उसके अलावा जो क्राइटेरिया रहता है R&D का, कि उस इंस्टीट्यूशन के पास R&D कितने हैं, कोई उन्होंने पेटेंट अप्लाई किया है नहीं किया है, फैसिलिटीज़ है जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वगैरह है और दूसरी तरह की फैसिलिटीज़ हैं वो आपको वहाँ पर अवेलेबल है। लाइब्रेरी कैसी है, कितना टाइम मिलता है आपको, बुक वगैरह की फैसिलिटीज़ वगैरह क्या है, वो सारा आपको देखना। और जो 10th पॉइंट है वो है बेसिक इंस्टिंक्ट। मैं उसमें बच्चे को यही कहता हूँ, रेकमेंड करता हूँ कि स्टूडेंट्स को ये देखना है कि उसका मन किस कॉलेज के लिए कर रहा है। सबसे पहले अपने एडमिशन लेने से पहले जितने भी उसने अपने लिस्ट किया है 7 या 8 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को उसने कैंपस विजिट करने के बाद 3 या 4 कॉलेजेस को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अब 3 या 4 कॉलेजेस जहाँ पर उसको सेटिस्फैक्शन आ रहा है इंटरनली कि यस ये दिस इज़ द कॉलेज आई एम लुकिंग फॉर, तो उसको उस कॉलेज के लिए जाना चाहिए।